अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3 एयरवे मैनेजमेंट। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एडवांस्ड एयरवे डिवाइसेस से। बीवीएम की हमने लास्ट टाइम बात की थी कि उसको हम शॉर्ट टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसके ज़रिए से हम शॉर्ट टाइम के लिए ही इफेक्टिव वेंटिलेशन कर सकते हैं। हमें आखिरकार जो एडवांस एयरवे डिवाइसेस हैं उन्हीं को यूज़ करना पड़ेगा ताकि जो प्रॉपर वेंटिलेशन है वो हो सके। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है वो हमेशा से एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है। इस टेक्निक को करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेरेंजोस्कोप। उसके ज़रिए से हम डायरेक्टली देखते हैं वोकल कॉर्ड्स को। वोकल कॉर्ड्स हमारी जो ग्लॉटिक ओपनिंग होती है, ग्लॉटिस जो एपिग्लॉटिस को कवर करता है, वहाँ पे हमारी ओपनिंग होती है, वहाँ पे हमारे पास वोकल कॉर्ड्स पड़े होते हैं, उनको हम लेरेंजोस्कोप के ज़रिए से देखते हैं और एक एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम वहाँ से पास करते हैं और एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होती है उसके साथ कफ होता है एक। जब हम प्रॉपर्ली प्लेस करेंगे ट्यूब को और उस कफ को हम इन्फ्लेट कर देंगे यानी कि उसको फुला देंगे तो जो ट्रेकिया मुकम्मल तौर पे सील हो जाएगा और वहाँ पे फिर कोई भी किसी तरह की गैस्ट्रिक एस्पिरेशन नहीं हो सकेगी। गैस्ट्रिक एस्पिरेशन का मतलब है कि जो भी हमारे स्टमक के कंटेंट्स हैं वो हमारे एयरवे में नहीं जा सकेंगे। और ये जो स्किल है ये की परमिशन सिर्फ जो फिजिशियंस होते हैं या नर्स होते हैं, एनेस्थेटिस्ट, पैरामेडिक्स या ईएमटी वाले, सिर्फ उन्हीं को होती है कि वो ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकें पेशेंट के ऊपर। और ये जो कफ होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब में वो इसीलिए होता है ताकि वो प्रॉपर्ली सील कर सके जो हमारी ओपनिंग है ग्लॉटिस उसको, ताकि कोई भी वहाँ पे गैस्ट्रिक एस्पिरेशन ना हो सके। इस स्किल को अचीव करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए कहा जाता है कि जो पैरामेडिक्स हैं वो इसको ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए वो इसमें ज़्यादा स्किलफुल नहीं होते, तो इनकी प्रोफिशिएंसी का जो लेवल होता है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने ये परफॉर्म करना है तो इसके लिए आपको स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। एथलेटिक ट्रेनर जो होते हैं ये जो इंट्यूबेशन है ये इनके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर नहीं आता, लेकिन ये ज़रूरी है कि उनको पता हो कि ये टेक्निक किस तरह से परफॉर्म की जाती है ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे इनको करना पड़े इंट्यूबेट पेशेंट को तो वो कर पाएँ। और इसके अलावा जो हमारा स्पोर्ट्स मेडिसिन स्टाफ होता है उसमें कोई ना कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई हो इंट्यूबेशन करने की और जो लीगली परफॉर्म भी कर सके पेशेंट का पेशेंट को इंट्यूबेट कर सके ये जो एडवांस्ड एयरवे टेक्निक्स हैं इनके ज़रिए से। जो हमारी बाकी डिवाइसेस हैं उनमें स्किलफुल होने के लिए इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इस मेथड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग या प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और ये भी हो सकता है कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लॉज हों इस चीज़ के बारे में कि हो सकता है कहीं पे एथलेटिक ट्रेनर्स इसको परफॉर्म कर सकता हो और कहीं पे ना कर सकता हो। नेक्स्ट हमारे पास है लेरेंजियल मास्क एयरवे। ये हमारे पास डेवलप हुआ था 1980s में बरतानिया में, ग्रेट ब्रिटेन में, और इसको ज़्यादातर ऑपरेशन रूम्स में यूज़ किया जाता था। जब भी कोई छोटी सी सर्जरी करनी होती थी तब इसको यूज़ किया जाता था और इसको एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते थे। ये जो लेरेंजियल मास्क एयरवे ये हमारे पास 8 डिफरेंट साइज़ में आता है जो कि डिपेंड करता है वेट के ऊपर कि उन साइज़ का वेट कितना है। और इसके अलावा हमारे पास पीडियाट्रिक साइज़ भी हैं इन्हीं के अंदर। इसको ब्लाइंडली इंसर्ट किया जाता है हमारा जो ओरोफेरिंग्स है उसके ज़रिए से, यानी कि माउथ के ज़रिए से, उस वे के ज़रिए से हम इसको इंसर्ट करते हैं। जबकि जो हमारे पास एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन होती है उसमें हम लेरेंजोस्कोप यूज़ करते हैं और उससे विजुलाइज़ करते हैं पहले, जबकि इसमें हम ब्लाइंडली अंधाधुन जिसे कहते हैं वो इंसर्ट कर देते हैं ट्यूब को ओरोफेरिंग्स के अंदर। और जो कफ है उसको हम 10 to 30 cc जो एयर है उस उतना उसको इन्फ्लेट करते हैं, जिसके ज़रिए से जो हमारी ग्लॉटिस ओपनिंग है उसके अराउंड जो सील है वो बन जाती है ताकि वहाँ पे कोई भी एस्पिरेशन ना हो सके। उसके बाद इसके साथ बीवीएम को अटैच कर दिया जाता है ताकि पेशेंट की जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। लेकिन ये जो एस्पिरेशन को प्रिवेंट नहीं कर सकता जो लेरेंजियल मास्क एयरवे है, क्योंकि जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है वो तो एस्पिरेशन गैस्ट्रिक एस्पिरेशन को प्रिवेंट करती है, लेकिन ये नहीं कर सकता क्योंकि जब हम पेशेंट को मूव करते हैं तो जो सील होती है वो मूव कर जाती है और फिर गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको एज अ बैकअप के तौर पे मोस्टली यूज़ किया जाता है क्योंकि ये चीप होती है और फ्रीक्वेंटली जब हमारे पास इंट्यूबेशन फेल हो जाती है तो इसको यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर। इसके अलावा जो पैरामेडिक्स हैं उनके अंदर भी इसका यूज़ जो है वो अनकॉमन है यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि ये बुक यूनाइटेड स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर बातें यूएस के बारे में होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्बी ट्यूब। कॉम्बी ट्यूब हमारे पास डबल ल्यूमेन ट्यूब होती है, मतलब इसके 2 पाथवेज होते हैं और इसको ब्लाइंडली हम एसोफेगस के ज़रिए से इंसर्ट कर देते हैं पेशेंट के अंदर। और दोनों ट्यूब्स के ऊपर 2 बलून्स लगे होते हैं। जो हमारे पास डिस्टल बलून यानी कि जो थोड़ा दूर होता है, माउथ से कह लें कि दूर होता है, उसमें हम जो इन्फ्लेशन करते हैं एयर की वो होती है 15 cc, जो कि फिर हमारे पास जो एसोफेगस है उसको सील कर देती है। जबकि जो हमारे पास प्रॉक्सिमल बलून होता है वो हम यूज़ करते हैं ओरोफेरिंग्स को सील करने के लिए और उसके अंदर हम 60 cc जो एयर है उसको इस्तेमाल करते हैं इन्फ्लेट करने के लिए, जो कि फिर ओरोफेरिंग्स को सील कर देता है। जैसे कि हमने बात की हमारे पास 2 ल्यूमेन होते हैं, ल्यूमेन 1 एंड ल्यूमेन 2। जो ल्यूमेन 1 होता है उसकी टिप जो होती है वो क्लोज होती है और उसके बलून्स के दरमियान में होल्स होते हैं, जबकि ल्यूमेन 2 ओपन होता है और उसके दरमियान में कोई भी होल्स नहीं होते।
ताकि लिमिट 1 में होल्स इसलिए होते हैं ताकि जो एयर है वो आगे ट्रेकिया के अंदर पास कर जाए। जब हम लिमिट 1 को इंसर्ट करते हैं तो बीवीएम उसके साथ अटैच किया जाता है और पेशेंट को वेंटिलेट किया जाता है। वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से हो रही है, इसका हमें पता चलता है कि अगर पेशेंट जो है वो प्रॉपर्ली पोजीशन है और उसकी जो चेस्ट है वो सिमेट्रिकली राइज और फॉल कर रही है, और हमें ऑस्कल्टेशन पे स्टेथोस्कोप के साथ जो साउंड्स हैं वो भी सुनाई देती हैं कि नॉर्मल हैं कि नहीं है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है जो कॉम्बी ट्यूब है वो ट्रेकिया के अंदर एंटर कर जाती है। इस केस में हम जो ल्यूमेन 2 है उसके ज़रिए से पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं, मतलब उसके ज़रिए से हम बीवीएम को अटैच करते हैं। जो कॉम्बी ट्यूब होती है वो हमें किसी हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है गैस्ट्रिक एस्पिरेशन से, और ये डिस्पोजेबल भी होती है, लेकिन ये एलएमए से थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। इसको भी बैकअप के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एलएमए को यूज़ किया जाता है अगर हमारे पास इंट्यूबेशन फेल हो जाए। हमारे पास 2 साइज़ आते हैं जो कि बेस्ड होते हैं इसकी हाइट के ऊपर। इस तरह से हमारे पास ये कॉम्बी ट्यूब है, ये हमारे पास इसके 2 ल्यूमेन है, ये हमारे पास इसका प्रॉक्सिमल बलून है, ये डिस्टल बलून है। ओरिजिनली तो इसको डिज़ाइन किया गया है कि ये एसोफेगस के अंदर जो है वहाँ पे जाके प्लेस हो, इस तरह से ये, लेकिन कभी-कभी रेयरली ये हमारे पास ट्रेकिया के अंदर भी चली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है किंग एलटीडी। एलटीडी का मतलब है लेरेंजियल ट्यूब डिस्पोजेबल। ये डिवाइस हमारे पास 2005 में जर्मनी ने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये कॉम्बी ट्यूब जैसी ही होती है, लेकिन इसका एक ही ल्यूमेन होता है और इसके जो 2 बलून्स हैं उनको एक ही इन्फ्लेशन पोर्ट के ज़रिए से इन्फ्लेट किया जाता है या फिल किया जाता है। इसको भी ब्लाइंडली इंसर्ट किया जाता है एसोफेगस के अंदर। जो डिस्टल बलून होता है उसको इन्फ्लेट किया जाता है, जो कि हमारे पास एसोफेगस को सील कर देता है, जबकि जो प्रॉक्सिमल है वो हमारे पास ओरोफेरिंक्स को सील करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे पास इसके 3 साइज़ेस आते हैं जो कि बेस्ड होते हैं इसकी हाइट के ऊपर और कितनी अमाउंट ऑफ एयर यूज़ की जा रही है बलून को इन्फ्लेट करने के लिए, जो कि हमारे पास साइज़ में वेरी करती है। और साइज़ेस क्या है हमारे पास 45 से 90 सीसी, यानी कि इतनी अमाउंट ऑफ एयर हम यूज़ करते हैं डिफरेंट बलून्स को इन्फ्लेट करने के लिए। तो इस बेस पे हमारे पास इसके साइज़ेस आते हैं। जो हमारे पास ये किंग एलटीडी है, इसको हम उन पेशेंट्स में यूज़ नहीं कर सकते जो कि 4 फीट से छोटे हों, यानी कि इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट 4 फीट या उससे बड़ा हो। इसके अलावा पीडियाट्रिक साइज़ेस भी अंडर डेवलपमेंट है, मतलब वो बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो बलून्स हैं उनके दरमियान में भी जो एरिया है वो प्रेजेंट होता है, ताकि वहाँ से एयर ट्रेकिया के अंदर पास कर सके, और इसके साथ फिर बीवीएम अटैच किया जाता है। इसके अलावा ये भी हमें कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है गैस्ट्रिक एस्पिरेशन से, कि जो हमारे गैस्ट्रिक या स्टमक के कंटेंट्स हैं वो हमारे जो ट्रेकिया उसके अंदर ना कहीं एस्पायर कर जाएँ। ये एलएमए से स्लाइटली, यानी कि थोड़ा-सा महंगा होता है, और ये भी डिस्पोजेबल होता है। एज़ कम्पेयर टू कॉम्बी ट्यूब ये सिंपल होता है, क्योंकि उसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि कहीं ये ट्रेकिया के अंदर तो नहीं चला गया, और उसके 2 ल्यूमेन होते हैं, उस हिसाब से फिर दोनों को इन्फ्लेट करना डिफरेंट इन्फ्लेशन पोर्ट के ज़रिए से, तो वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू किंग एलटीडी। इस तरह की होती है हमारे पास किंग एलटीडी ट्यूब। ये इसके डबल ल्यूमेन्स हैं और सिंगल ल्यूमेन, डबल बलून्स हैं और सिंगल ल्यूमेन है इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है सक्शन का। सक्शन हम किस केस में करते हैं कि अगर हमारे पास वॉमिटिंग का रिस्क है ड्यूरिंग ये एयरवे क्राइसिस मैनेजमेंट के दौरान, या फिर एडवांस एयरवे डिवाइसेस के यूज़ के वक्त हमें लग रहा है कि यहाँ पे वॉमिटिंग हो सकती है, और जो हमारे पास वॉमिटस है वो हमारे पास लंग्स के अंदर जा सकता है और जिसकी वजह से एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, तो उस केस में हम सक्शन को यूज़ कर सकते हैं। एस्पिरेशन निमोनाइटिस एक सीरियस कंडीशन है और समवट फेटल है, कि इसके ज़रिए से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए जो भी एथलीट होता है हम एज्यूम करते हैं कि उसका जो स्टमक है वो हर वक्त फुल होता है, क्योंकि वो जो फ्लूइड्स हैं उनका इंटेक ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने हर वक्त भागना होता है, उनका स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उनका सॉल्ट और फ्लूइड जो इंटेक है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द कंपटीशन। और अगर उनको इंजरी हो गई है ड्यूरिंग कंपटीशन, तो इस केस में इस चीज़ को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे सक्शन की ज़रूरत हो सकती है अगर हमारे पास एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पोर्टेबल इक्विपमेंट्स आते हैं जो सक्शनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास मैनुअल भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक भी। जो इलेक्ट्रॉनिक है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है मैनुअल की निस्बत, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक है तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और इसके साथ एक बैटरी चार्जिंग सिस्टम अटैच होता है या इसको रिक्वायर होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये डिवाइस भी हमारे पास वहाँ पे मौजूद है तो इसको भी सही तरह से चेक किया जाए कि इसमें बैटरी है भी कि नहीं, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो उस वक्त जब सक्शनिंग वहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ जाए तो ये ना हो कि बैटरी ना हो और वहाँ पे सक्शनिंग ना कर सकें और पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा फेटल हो जाए। अब ये जो सक्शनिंग कैथेटर्स होते हैं उसको नाम दिया गया है लार्ज बोर यंगकॉर्क सक्शनिंग कैथेटर। ये कैथेटर का नाम है जो कि हमारे पास वॉमिटर्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक जो यूनिट्स हैं उसके अंदर होता है। इसके अलावा जो सक्शनिंग है उसका जो टाइम है वो लेस दैन 20 सेकेंड्स होना चाहिए, क्योंकि इस दौरान जो ऑक्सीजन है वो तमाम रिमूव हो जाती है एयरवे में से, तो इसलिए ज़रूरी है कि मिनिमम जो टाइम है वो रखा जाए सक्शनिंग के लिए।
और इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो हमारे पास पेशेंट या एथलीट है वो कैथेटर को बाइट ना कर ले, मतलब दांतों से चबा ना दे, तो वो वहाँ पे डैमेज हो सकता है और सक्शनिंग फिर वहीं पे रुक जाएगी। अगर हमारे पास ये सक्शनिंग यूनिट अवेलेबल नहीं है तो इस केस में हम एथलीट को उसकी साइड पे टर्न करेंगे, और लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी जो सर्वाइकल स्पाइन है उसको न्यूट्रल पोजीशन में रखते हुए हमने उसको टर्न करना है, और फिर हम उसको वॉमिटिंग करवाएंगे टॉवल के ज़रिए से मैनुअली। और ये ज़रूरी है कि ईएमएस के आने से पहले ही हम पेशेंट को वॉमिट करा दें ताकि वो आगे अपना पोर्टेबल सक्शन यूनिट फ़ौरन से इस्तेमाल कर लें। और ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की कंडीशन को जल्द से जल्द रिकग्नाइज़ किया जाए और फिर इंटरवेंशन भी दी जाए वहाँ पे कि अगर एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है तो हमें जल्द से जल्द क्या करना चाहिए ताकि उसका एयरवे दोबारा से पेटेंट होने की तरफ दोबारा आ सके। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारे पास वैरायटी है एडवांस टेक्निक्स की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी हेल्प करती हैं एयरवे मैनेजमेंट में। इसलिए एस्थेटिक ट्रेनर्स हैं उनको चाहिए कि वो इन सब चीज़ों के बारे में उनको पता होना चाहिए, लेकिन अपनी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर रहते हुए, उससे बाहर नहीं उनको कभी भी जाना चाहिए। जिस चीज़ की उनको परमिशन है सिर्फ़ उनको वही चीज़ करनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कुछ करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे फिज़िशियन हो या कोई ऐसा सुपीरियर मौजूद हो जिसकी निगरानी में एथलेटिक ट्रेनर है वो फर्स्ट एड पेशेंट को दे सके। इसलिए जितने भी हमारे पास एथलेटिक स्टूडेंट्स हैं उनको एडवाइस किया जाता है वो मैनिकिन्स या जो भी डमी होती हैं उनके ऊपर इन टेक्निक्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं। नेक्स्ट पेज में हमें बताया गया है कि किंग एलटीटी जो ट्यूब है उसको किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। पहले वो चिन लिफ्ट मैनूवर किया जाता है अगर सी स्पाइन सर्वाइकल स्पाइन में कोई पॉसिबल फ्रैक्चर है तो उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और किस तरह से उसको आगे एडवांस किया जाता है विदाउट एक्सर्टिंग एक्सेसिव फोर्स नहीं लगानी होती। इस तरह की इंट्यूबेशन के दौरान किसी भी तरह की इंट्यूबेशन में हमने एक्सेसिव फोर्स लगा के पेशेंट का इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डैमेज नहीं करना होता। फिर हमने उसके कफ्स को कितना डायलेट करना है और देखना है कि उसकी ब्रीदिंग हो रही है, पेशेंट रिससिटेट हुआ है कि नहीं हुआ। इसके अलावा वहाँ पे हमें ज़्यादा सील की ज़रूरत है, सील कहीं लीक तो नहीं है, वहाँ से कहीं एस्पिरेशन तो नहीं हो रही, इन सब चीज़ों को देखना होता है। और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ओवरव्यू दिया गया है जितना भी हमने पढ़ा है एयरवे एडजंक्ट्स का, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का, इंट्यूबेशन डिवाइसेस का। ये हमारे पास शो किए गए हैं सक्शनिंग यूनिट्स। ये इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, ये मैनुअल यूनिट है, ये मैनुअल है और ये इलेक्ट्रॉनिक है जो कि हम यूज़ करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। अल्लाह हाफ़िज़।